जुनून इश्क, किस्त नंबर 11। रियाज आकिब कौहलर। मोबाइल फोन बंद करके उसने मुस्कुराकर सामने बैठी फरीहा की तरफ देखा। कैसा रहा? बहुत डरा दिया है बेचारी को। गजब खुदा का, मुझे पता नहीं और मुहतरमा हनीमून मीना रही है। फरीहा ने फखरी लहजे में पूछा। याद है, मैंने किया कहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जरा सी सख्ती की तो रोने लग गई। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें पता नहीं असल बात और है। जरा मैं भी सुनूं। फरीहा ने दिलचस्पी जाहिर की। वो बहुत नरम मिजाज और इस्लामी सोच रखने वाली लड़की है। तुम इसे आसानी से बनियद परसत कह सकती हो। वो इस काले को खुश करके अपने दिल से एहसास गुनाह खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो इस शादी को सरासर धोखा और फरेब समझ रही है। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि उसने एक छोटा सा खूबसूरत मकान और एक सुजुकी कार इसके हवाले कर दी है। किया ये कम था। वो बची नहीं है, अच्छी तरह जानती है। असल बात वही है जो मैंने पहले से पेशेनगोई कर दी थी। और अब भी तुम्हें मुतनब्बे कर रही हूँ, इस पर गहरी निगाह रखना। ये ना हो खुद फहमी में ये बाजी हार जाओ। ना मसकान भी रहे और ना इसकी दौलत जायदाद। वो किया कहते हैं, किस्मत की खूबी देखे टूटी कहं कमंद। दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। इस काले कलुटा के लय मसकान मुझे छोड़ेगी। नामुमकिन। हमाद ने नफी में सर हिलाया। हमाद, एहतियात अच्छी होती है, ये ना हो बाद में हमारे पास पछताने का कुछ ना रहे। और जहाँ तक दानियाल की बदसूरती का ताल्लुक है, काली सूरत कोई बदसूरती की अलामत नहीं है। वो सेहतमंद है, जिस्मानी लिहाज से मजबूत है, मुतनासिब जिस्म, चेहरे पर कोई ऐब नहीं, किसी बीमारी या आर्जे में मुब्तला नहीं। सबसे बढ़कर इसके पास ऐसा तरसा हवा दिल है जो सिर्फ मसकान साहिबा के लय धड़कता है और इसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश तस्लीम करने के लय बेताब रहता है। तो फिर वो कैसे इसकी जानिब माइल नहीं होगी। दानियाल के मुताल्लिक फरीहा ने दिल में छुपाए ख्यालात बेसाख्ता उगल दिए। हमाद भड़कता हुआ बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है वो कलूटा हर लिहाज से एक आइडियल शौहर है ना? और मैं ऐबदार हूँ। ना तो स्मार्ट हूँ और ना सेहतमंद हूँ। बात समझने की कोशिश करो, ये सब मैं मसकान के नुक्ता नज़र से कह रही हूँ। फरीहा ने जल्दी से बात संभाली। मेरे नज़दीक वो आज भी पहले दिन की तरह ही नफरत अंगेज है। और यूं भी मौजूए बहस तमधारी मसकान है, मैं नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मसकान तुमसे भी बढ़कर मुझे चाहती है, तो ठीक होगा। यूं भी मैं किया और मेरी चाहत किया। फरीहा के चेहरे पर खफगी भरे तासुरात नमूदार हुए। खफा होने की जरूरत नहीं। ये हकीकत है। किया तुम मेरे लए दानियाल से शादी कर लोगी? नहीं ना। जबकि उसने मेरी खातिर ये कड़वा घूंट भी भर लिया। और ये भी देखो वो एक सेठजादी है। और बीवी होकर शौहर की मुआशी जरूरियत को भी पूरा करती है। मतलब मेरी किसी भी तरह मुहताज नहीं। फिर भी मेरी किसी बात को रद्द नहीं करती। और किया मोहब्बत के सींग होते हैं। फरीहा तैश में आकर बोली। तो रखो उसे अपने पास। ना अलहदा करो खुद से। ये भी मुमकिन नहीं। मैं खुद तो अपनी फ्री को चाहता हूँ ना। ऐसी हजार मसकानों को मैं फ्री के कदमों में कुर्बान कर दूँ। मुझे नहीं चाहिए तमधारी मोहब्बत। फरीहा ने मुंह फैला लिया। देखो मुझे मजबूर ना करो। हमाद धमकी देता हुआ बोला। कमरे का दरवाजा बंद है, ये ना हो मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़े। तुम हाथ लगा कर देखो। ऐसी चीखें मारूंगी, मेरे घर वाले तो किया पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। तुम दोबारा बकवास करो। सच कहा है ना? फरीहा ये कहकर दरवाजे की तरफ भागी और फिर दरवाजे पर रुककर बोली। उस्ताद जी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हमाद के होंठों पर हंसी नमूदार हुई। फरीहा इसे हकीकत में बहुत अजीज थी। और मसकान से उसका वास्ता कॉपीराइट अलामत कॉपीराइट अलामत कॉपीराइट अलामत कॉपीराइट अलामत कॉपीराइट अलामत फ़कत ज़रूरत की हद तक था। इसकी अहमियत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जितनी थी कि अंडों के हुसूल के बाद मुर्गी की हैसियत बाकी नहीं रहती। और हमाद इस मुर्गी का पीट चाक करके सारे अंडे इकट्ठे ही हासिल करना चाहता था। इसके जहन में फरीहा के बयान के अंदेशे कलबलाए, मगर इसने सर झटक कर उन नामुमकिन सोचों को दूर झटक दिया। वो रोजाना फरीहा के घर असर की अजान के वक्त आता। आज वहां आते हुए उसने जरूरी समझा कि मसकान से मिलता आए कि वो चंद रोज से अलिफ से नहीं मिल सका था। इस दिन वो रात को इसकी कार देने गया तब भी इससे नहीं मिल सका था और कार की चाबी दानियाल की मुंह के हवाले करके वापस लौट आया था। लेकिन आज भी इसका मसकान से मिलने का इरादा पूरा नहीं हो सका और जब दानियाल की मां ने बताया कि वो तो घूमने के लिए कराची से बाहर गए हुए हैं, इसका दिमाग घूम गया था।
फरीहा के पास आकर उसने मसकान को अच्छी खासी झाड़ पला दी। इन्हें सोचों के दौरान उसे मसकान का SMS मौसूल हुआ। हम एबट आबाद से निकल पड़े हैं। हमाद के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट खलने लगी और वो जेर लब बुड़बड़ा, मजलूम सेठ ज़ादी, इश्क ने हीर बना दिया है। वो भी कच्चे घड़े पर दरिया पार करते डूब गई थी और इस बेचारी ने भी मारे जाना है। उसे पानी ने डुबोया था, इसका खातिमा हमाद की मोहब्बत ने कर देना है। फोन बंद करके वो ख्यालों में खो गई। दानियाल का जरा सा बकवास बंद करो कहने पिरास ने सख्त कस्म की नाराजगी का इजहार किया था। इसके बरअक्स हमाद उसे अच्छी खासी झाड़ पिला चुका था, फिर भी उसे जरा सा भी महसूस नहीं हो लिफ था। इसने सोचा, शायद मोहब्बत उसी को कहते हैं कि महबूब की कोई बात बुरी ना लगे। वो ज्यादा देर बैठी ना रह सकी कि उसे जल्दी जल्दी वहां से जाने की तैयारी करना थी। जब दानियाल नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो मसकान मुख्तसर सा सामान समेटकर बैग में डाल रही थी। मशी, ये किया, वापस चलना है अभी के अभी, वो खुरदरा लहजे में बोली। इसका लहजा ऐसा नहीं था का वो ना चौंकता। मिसी, खैर तो है। तूली बिस्तर पर पीट कर वो इसके करीब आया। हाँ खैरियत है। इसने दानियाल से नजरें मिलाने से गुरेज किया। मिसी, मेरी तरफ देखो। दानियाल ने उसे कंधों से थामकर अपनी जानिब मुतवज्जह किया। वो तब कर बोली, बता दिया ना, कुछ नहीं है। इसके दिमाग में हमाद की बातें हथौड़े की तरह ज़रबें लगा रही थीं। दानियाल को वाकई इसने कुछ ज्यादा ही अहमियत देना शुरू कर दी थी। मीम, मम, मुझसे कोई कसूर सरजद हो गया है। इसका रवैया देखते हुए दानियाल एकदम घबरा गया था। इसने नजरें उठाकर इसकी आंखों में झांका। दानियाल की आंखें छिलकने को तैयार थीं। रूम सर्विस को खाने का बता दो। हमारे पास वक्त कम है, बस जो भी पका है मंगवा लो। इसके सवाल का जवाब गोल करते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दानियाल की आंखों में नमी देखकर उसे सख्त उलझन हो रही थी, मगर हमाद की तल्ख बातें सुनने के बाद वो तसल्ली के दो बोल भी ना कह सकी। पहले इसकी अपनी मोहब्बत थी, बाद में किसी और का नंबर आता था। फिर बकौल हमाद इन्होंने दानियाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और जितना कुछ उसे इस शादी से मिला था इतना वो सारी जिंदगी बचत करके नहीं बना सकता था। इसने किया दिया था मसकान को। अगर वो शादी करके उसके साथ एक माह गुजारती और उसे कोई माली फायदा ना पहुंचाती तब भी फायदा दानियाल ही का नजर आता था। महीना भर एक हसीन दोशीज़ा का शौहर होना हर किसी का नसीब नहीं होता। इन सोचों के बावजूद बाथरूम में घुसते ही इसकी आंखें बरसने लगी। वो क्यों रो रही थी इस बारे वो खुद भी कुछ नहीं जानती थी। हमाद की जुदाई, दानियाल की बेबसी, अपनी उलझनी, पता नहीं किस बात पर इसका दिल कटा जा रहा था। वजू करते हुए उसने अपनी आंखों को खूब धोया। जब वो बाहर निकली तो खाना आ गया था। दानियाल गहरी सोच में गुम था। चलें जी, वक्त नहीं है। इसने दानियाल को खाने की तरफ मुतवज्जह किया। दानियाल ने जख्मी नजरों से इसकी जानिब देखा, मगर वो इससे नजर चराते हुए खाना शुरू कर चुकी थी। दानियाल से शादी के बाद पहला दिन था कि इसने पहला नवाला खुद तोड़कर खाया था। वो थोड़ी देर इज़्तिराब में हाथ मरोड़ता रहा और फरबे दिल्ली से नवाला तोड़कर खाने लगा। मसकान जानती थी कि वो सिर्फ उसे दिखाने के लिए नवाला चबा रहा है। खुद मसकान के हलक से भी नवाला नहीं उतर रहे थे, मगर हमाद की बातें ऐसी नहीं थीं कि वो दिल से झटक पाती। तुम इस काले कलूटा के साथ हनीमून मीना रही हो, रंगरलियों मीना रही हो, गुलछुरे उड़ा रही हो। बदसूरत के साथ तुम्हारा ये बर्ताव है, खूबसूरत होता तब तो तुम हर हद पार कर जाती। अलामत वावन। इसके खाना खाने तक वो भी इसका साथ देता रहा। इसकी आजिज़ी ने मसकान को गमगीन कर दिया। इसने सोचा, हमाद कौन सा मेरी हरकत को देख रहा है। इसने वापसी का कहा है तो लौट जाती हूँ, लेकिन दानियाल को जुदा होने से पहले अजियत देना कहाँ की अक्लमंदी है। इसने नवाला बनाकर दानियाल के मुंह की तरफ बढ़ाया। इतनी ज्यादा तौहीन के बाद कोई गैरतमंद वो खैरत कबूल ना करता, मगर दानियाल के दिल में मसकान को जो मकाम हासिल था, इसके बाद किसी भी कस्म की गैरतमंदी का इजहार बैद था। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके हाथों से नवाला खा लिया, लेकिन इसके साथ ही आंखों के अंदर के पानी को बहने का मौका मिल गया था। मसकान तरफ उठी, ए दानी, किया हवा, कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं। वो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। डर गया था कि तुम सचमुच खफा हो गई हो। नहीं, घर से फोन आया था। मुझे काफी झाड़ पलाई गई है कि बगैर बताए मैं इतनी दूर क्यों आई हूँ। बस इस वजह से परेशान हो गई थी। मिसी, एक बात कहूँ? जी। इसने इस बात में सर हिलाया। ये बात नहीं है जो तुमने अभी बताई है, असल बात कुछ और है।
दानियाल पर एतिमाद लहजे में बोला। मसकान ने बात गोलमोल करने की कोशिश की थी, मगर दानियाल ने उसकी गलत बयानी को पकड़ लिया था। इसकी बात सही होते हुए भी हक़ाइक़ के खिलाफ थी। दानी, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अपने लहजे में एतिमाद का फक़दान खुद उसे भी महसूस हो रहा था। तो दानियाल को क्यों ना पता चलता जो हकीकी मानों में इसका नबज़ा शनास था। मिसी, मैं तुमसे असल बात नहीं अगलवा रहा। तुम्हें सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं। सफाई क्यों पेश करूंगी, मैं चोर थोड़ी हूँ। मसकान के लहजे में छिलकती तलखी ने एक बार फिर दानियाल को परेशान कर दिया था। मैंने ऐसा कब कहा है कि तुम कोई गलत बात छुपा रही हो? मेरे कहने का मकसद ये था कि असल बात कुछ हो रही है। छोड़ो इस मौजू को और चलो। मसकान उठ खड़ी हुई। दानियाल भी बैग उठाकर इसके साथ हो लिया। मसकान का रुख पार्किंग की तरफ हो गया जबकि वो रिसेप्शन पर जाकर होटल का हिसाब बेबाक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे वापसी का रुख कर रहे थे। मसकान हमाद को वापसी की इत्तिला देना नहीं भूली थी। वो बमुश्किल हवेलियों तक पहुंचे थे कि मसकान को ननद ने आ लिया। इसने सर झटक कर नींद भगाने की कोशिश की मगर इसकी कोशिश बेसूद रही। उसी वक्त दानियाल ने उसे मशवरा दिया। मेरा ख्याल है तुम्ही सो जाना चाहिए। नहीं आप अकेले बोरे हो जाएंगे। मसकान ने एक बार फिर सर झटक कर नींद भगाने की कोशिश की। दानियाल ने कार रोक कर कहा, प्लीज मिसी, लेट जाओ। 2-3 घंटे आराम कर लो फिर मैं तुम्हें उठा दूंगा। और खुद लेट जाओ नूनगुन्नागा। अच्छा ठीक है। मसकान नीचे उतरकर पिछली निशस्त पर मुंतकिल हो गई। घर से आते वक्त वो एक खूबसूरत कंबल साथ लाई थी। कार के अंदर फ़ज़ा मुतदिल थी। इसने कंबल सीट पर बिछाया और लेट गई। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी मशक्क़त उठाई थी। ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होने के बावजूद वो चंद मिनटों ही में गहरी नींद में खो गई। दानियाल आम ड्राइविंग करते हुए मसकान के रवैये पर गौर करता रहा। आज मसकान उसे बहुत ज्यादा अजनबी और पराई लग रही थी, यूं जैसे इसके ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क हो। गवास की तबीयत का तजाद पहले दिन से दानियाल पर वाज़ेह था, मगर आज वो तजाद खलकर सामने आ गया था। पहले कभी कभी उसे मसकान की आंखों में इतनी चाहत नजर आती कि वो मसरूर हो जाता और कभी वही आंखें बिल्कुल बेगानी और पराई पराई लगती। आज वो कभी कभी छिलकने वाली चाहत भी मदूम हो गई थी। ऐसा क्यों था? क्या वो फ्रॉड थी और दानियाल के करीब आने में इसका कोई मफाद पोशीदा था? या वो किसी के मजबूर करने पर वो इसके करीब आई थी? बज़ाहिर उसे कोई बात नजर नहीं आ रही थी। इसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतनी हसीन और अमीर कबीर लड़की उसके करीब होती। मुख्तलिफ उल्टी सीधी सोचें इसके दिमाग में सरगर्दन रहीं। इसे सबसे ज्यादा डर मसकान के बिछड़ने का था। किसी भी लड़की के तलबगार को अब मसकान के अलावा कोई दरकार नहीं थी, चाहे वो कोई हूर अपसरा या मिस यूनिवर्स क्यों ना होती। मसकान की आंख खली तो चंद लम्हे वो बेख्याली में पड़ी रही। फिर इसे याद आया कि वो कहाँ लेटी है। उसी लम्हे इसके कानों में दानियाल के गुनगुनाने की आवाज़ आई। वो हल्की आवाज़ में गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होने के बावजूद मसकान को बहुत प्यारी लगी। इसने गीत के बोलों पर कान लगा लए। वो बड़ी ले में गुनगुना रहा था। किया बगाड़ा तमधारा इस दिल ने, साथ मांगा तमधारा इस दिल ने, इस तरह क्यों किया किनारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है, अब भी तुमसे गिले बल्ला के हैं, और रिश्ते भी इंतहा के हैं, इसलिए फिर तुम्हें पुकारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। कैसे मानूं कि तुम ही सच्चे हो, ये अलग बात है कि अच्छे हो, हम तमधारा कसूर सारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। तेरी आंखों में अश्काए ना, दिख कभी ढूंढ तुझको पाए ना, तेरा गम कब मुझे गवारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। तेरी बातें कहूँ भला पाओ नूनगुन्ना, काश तुमको कभी बता पाओ नूनगुन्ना, हर ताल्लुक मुझे गवारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। माजी अपना ना हाल अपना है, और फरदा भी झूठा सपना है, किया अजब जिंदगी का धारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। ये दुआ है कभी ना गम देखो, ढेरों खुशियों सदा सनम देखो, अब तेरी याद ही सहारा है, याद रखना ये दिल तमधारा है। मसकान इन बोलों में खो सी गई थी। वो काफी देर इन्हें बोलों को दोहराता रहा। मसकान मुस्तकबिल के बारे सोचने लगी। उसके जाने पर दानियाल का रद्द अमल किया होगा, ये सोच उसे बेचैन कर गई। अचानक इसे याद आया कि वो काफी देर से ड्राइविंग कर रहा है। मसकान की तरह वो भी तो थका था। इसका ख्याल था वो 2-3 घंटे सो चुकी थी। इसने परस से मोबाइल फोन निकालकर वक्त देखा तो हैरान रह गई। 3:30 बजे का वक्त था। वो बेसाख्ता उठ बैठी।
अरे दानी, मुझे उठाया क्यों नहीं? बस अभी उठाने वाला था। वक्त देखा है आपने? मैंने कहा था मुझे 2-3 घंटों बाद जगा देना। और अब 7-8 घंटे होने को ही। मशी, तुम गहरी नींद सोई थी और मुझे भी कोई खास नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उठाना मुनासिब ना समझा। उस वक्त वो एक होटल के करीब से गुजर रहे थे, जिसके साथ पेट्रोल पंप भी बना हुआ था। मसकान ने कहा, कार होटल की तरफ मोड़ दो, यहाँ मस्जिद जरूर होगी। इशा की नमाज हम दोनों नहीं पढ़ सके हैं। और कार में पेट्रोल भी खत्म होने वाला होगा। नहीं, पिछले पेट्रोल पंप से मैंने डलवा लिया था, कहकर दानियाल ने कार होटल के अंदर मोड़ दी। वहीं 2-3 पैसेंजर गाड़ी नुनगुना पहले से रुकी हुई थी और सवारियां चाय वगैरह पी रही थीं। होटल के कोने में बनी एक छोटी सी मस्जिद देखकर वो इस तरफ बढ़ गए। वजू करके दोनों ने नमाज पढ़ी और फिर एक फैमिली कैबिन में बैठकर नाश्ता कर लिया कि वक्त की बचत हो। दोबारा कार में बैठते हुए जब दानियाल ने ड्राइविंग सीट संभाली तो मसकान ने कहा, दानी, अब आपको आराम करना चाहिए। नहीं, सुबह की नमाज पढ़कर लेटूंगा, वो बेपरवाही से बोला। और मसकान मिस्र हुए बगैर इसके साथ बैठ गई। आपको अब तक नींद नहीं आ रही? नहीं, असल में मैं जागने का आदी हूं ना। जब तक बीवी नहीं मिली थी इसके हुसूल की तमन्ना नहीं सोने देती थी, और जब मिल गई तो छन जाने के खौफ ने नींद उड़ा दी है। यूं उल्टे सीधे वहम दिल में ना पाला करो। वो उसे समझाने लगी, बिलफर्ज अगर मैं आपसे बिछड़ भी जाती हूं तो क्या दुनिया में लड़कियों की कमी है? आपको मुझसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। सबसे पहले तो तुम ये तसव्वुर ही जहन से निकाल दो कि मेरे लिए इस दुनिया की कोई लड़की तुमसे ज्यादा तो क्या तुम्हारे जितनी भी खूबसूरत हो सकती है। ये इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरिब से तुलू होना। और बिलफर्ज अगर ज़ाहिरी तौर पर कोई खूबसूरत है भी सही तब भी दानियाल को नहीं चाहे। पागल, मसकान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जब एक कम उम्र खूबसूरत दोशीज़ा जनाब को हासिल होगी तो मसकान बेचारी को आप ऐसे भुलाएंगे जैसे उसका वजूद ही नहीं था। मिसी, मुझे 30 साल तक तो कोई वाजिबी सूरत की लड़की ही ना मिल सकी, फिर अब कहाँ मेरे लिए कम उम्र दोशीज़ाएं कतार बांधे खड़ी होंगी। पहले आप मजदूर थे और अब एक कारोबारी आदमी। वो गलोगीर लहजे में बोला। मशी, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। खुदा रा तुम दूर ना जाना। कोई भी किसी से दूर नहीं होना चाहता दानी। हालात दूर कर देते हैं। दानियाल के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी और वो फलसफियाना लहजे में बोला। मनचाही और हालात की मुसल्लित की हुई दूरी में बहुत फर्क होता है। मसकान जानती थी कि वो एक लाहासिल बहस में उलझे हैं। इसे दानियाल को छोड़कर जाना था। यूं भी कोई किसी की जुदाई में नहीं मरता। एक तल्ख सोच इसके दिमाग में उभरी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने पूछा, अच्छा छोड़ो इस फजूल मौजू को, ये बताओ कौन सा कारोबार पसंद है आपको? कारोबार? कैसा कारोबार? अब मैं आपको मजदूरी तो नहीं करने दूंगी। और कारोबार करना मुझे नहीं आता। आपने अमपूरट एकसपूरट का कारोबार थोड़ी करना है। कोई जनरल स्टोर या कपड़ों की दुकान खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ये काम कभी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया होगा। और इसकी वजह लाइल्मी या नालायकी के बजाय मौके का ना मिलना है। चलें जी, ये भी कर लेंगे। अच्छा, गुलकारी भी करते हो? बहुत खूबसूरत गीत गुनगुना रहे थे। मशी, मैं नहीं जानता मैं क्या गा रहा था, बस ये मेरे अपने जहन की अख्तरा था। इस तक बंदी को अगर आप गीत समझती हैं तो आपकी मर्जी। अलामत वावन, सुबह की अजान के वक्त वो दर्रा पीजू में थे। एक मस्जिद में नमाज की अदाई के बाद जब वो दोबारा कार में बैठने लगे तो दानियाल मसकान के कहे बगैर उक़बा निशस्त पर लेट गया। दिन के 10 बजे वो डेरा गाजी खान पहुंच गए थे। एक मियारी होटल में खाना खाकर वो रुके बगैर आगे बढ़ गए। ड्राइविंग की जिम्मेदारी दोबारा दानियाल ने संभाल ली थी। रिश्ते में नमाज पढ़ने के अलावा इन्होंने आराम नहीं किया था। रात के 2 बजे के करीब जाकर दानियाल ने अपने घर के सामने ब्रेक लगाई। मसकान फ्रंट सीट पर बैठे बैठे ऊँघ रही थी। कार के रुकते ही उसने उठकर पूछा, क्या हवा, रुक क्यों गए? दानियाल मुस्कुराया, क्योंकि घर आ गया है। मगर वो ये ना कहता तब भी मसकान को पता चल गया था। इसने नीचे उतर कर बेल दी। कौन? थोड़ी देर बाद आयशा की सहमी हुई आवाज आई। अम्मी जान, ये मैं हूँ मसकान। आयशा खातून ने झट दरवाजा खोलकर उसे बाहों में भर लिया। दानियाल भी कार को वहीं लॉक करके मुंह से प्यार लेने लगा। लेटने से पहले मसकान ने हमाद को कराची पहुंच जाने का मैसेज कर दिया था। सुबह की नमाज पढ़कर दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया।
नाश्ते के बर्तन समेटते हुए मसकान तो किचन में घुस गई जबकि दानियल दोबारा लेट गया था। बर्तन धोकर वो सास के पास आकर बैठ गई। आयशा इससे सफर की तफसीलात सुनने लगी। 8 बजने में चंद मिनट रहते थे कि इसने आयशा से कहा, अम्मी जान, मुझे कार वापस करने जाना है। थोड़ी देर तक वापस आ जाओ नुनगुनागी। है बेटी, अकेले जाएगी? आयशा खातून हैरान रह गई थी। हाँ जी, दानियल सोया है ना, तो उठेगा तो दे आएगा वापस। माँ जी, मैं कौन सा किसी अनजान जगह जा रही हूँ, वो भी अपना घर ही है। अच्छा ठीक है बेटी, आयशा खातून बादल नखास्ता राजी होते हुए बोली। एहतियात से जाना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मसकान ने सलीके से नकाब ओढ़ा और घर से बाहर निकल आई। वो सीधी मिल में पहुंची। एमडी मुजीब इसे देखकर बहुत खुश हुआ था। थोड़ी देर वो इसके ऑफिस में बैठकर गपशप करती रही और फिर मतलब की बात पर आ गई। अंकल, एक गरीब रिश्तेदार के लिए छोटे मोटे कारोबार का बंदोबस्त करना है, लेकिन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। मुजीब मुस्कुराया। बेटी, बिल्कुल अपने वालिद पर गई हो। बहरहाल फिक्र ना करो, हो जाएगा बंदोबस्त। बस ये बता दो किस तरह का कारोबार सही रहेगा। कोई जनरल स्टोर, हॉजरी, होजियरी या कॉस्मेटिक्स शॉप, क्लॉथ हाउसिंग वगैरह? कुछ भी चलेगा। कोई करीबी रिश्तेदार है या यूं ही किसी गरीब को सहारा दे रही हो? मसकान ने एक लम्हे के लिए सोचा, दिल से मशवरा लयावर बेसाख्ता बोली। अंकल, बहुत करीबी है। ठीक है बेटी, सदर बाजार में अपने कुछ गोदाम हैं। मेरा इरादा वहाँ मार्केट बनाने का था। इस प्रोजेक्ट पर शायद कुछ अरसा लग जाए, उससे पहले मैं वहाँ एक जनरल स्टोर बनवा देता हूँ। कितने दिन लग जाएंगे? बेटी, किसी भी गोदाम की अच्छी तरह सफाई करा के रंगवाओ रोगन कर देंगे। तामीर थोड़ा करना है और इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगेंगे। बस आप ये तय कर दें कि इसमें सामान कौन सा रखवाना है। हॉजरी और कॉस्मेटिक्स का सामान मुनासिब रहेगा। और कुछ? मुजीब ने शफकत भरे लहजे में पूछा। नहीं अंकल, बस ये काफी है। हमाद मियां बड़ी बाकायदगी से तशरीफ ला रहे हैं। मुजीब ने इंकिशाफ किया। अच्छा, मसकान हैरानी से बोली। बड़ी बात है, वैसे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उम्मीद यही है कि जल्द ही एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर सामने आएंगे। और क्या तुम्हें नहीं पता कि वो यहाँ आते हैं? नहीं पता तो है, मगर ये मालूम नहीं था कि वो बाकायदगी से आते। बस चंद दिन से कुछ जाती मसरूफियात में उलझी थी। 9-10 बजे तक पहुंच जाते हैं। उठते ही 9 बजे ही मुहतरम। सुबह की नमाज कभी पढ़ी ही नहीं जनाब ने। ये अल्फाज मसकान के लबों पर थे कि हमाद अंदर दाखिल हुआ। मुजीब ने कहा, बड़ी लंबी उम्र है जनाब। अभी आपका तज़किरा हो रहा था। ओह, यहाँ तो मैडम साहब भी तशरीफ फरमा हैं। ज़हे नसीब किया किस्मत है इस दफ्तर की। हमाद ने किसी हैरानी का इजहार किए बगैर कहा। मसकान भी कहाँ खामोश रहने वाली थी, फौरन बोली। मैं तो छापा मारने आई थी कि मुहतरम हमाद साहब तशरीफ लाते भी हैं या मुफ्त की तनख्वाह ही बटूरते रहते हैं। नहीं जी, ये गरीब 17 आने अपनी ड्यूटी पर हाजिरी देता है। क्यों मुजीब साहब? हमाद ने मुजीब से तस्दीक चाही। मुजीब झट बोला, वो तो मैं आपकी आमद से पहले बता चुका हूँ मैडम को। गोया मैडम को मुतमईन कर दिया आपने। अब तनख्वाह में बढ़ोतरी के चांस मौजूद हैं। मसकान ने मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल तो उसी तनख्वाह पर गुजारा करो। हाँ जी, मैडम को भला कब फिक्र के एक गरीब आदमी इस थोड़ी सी तनख्वाह पर कैसे गुजारा करता है, क्योंकर अपनी बीवी के नाज उठाता है और कैसे बच्चों को पालता है। इसकी बातों पर मुजीब और मसकान के क़हक़हे गूंजे। मसकान ने बहुत दिनों बाद अपने महबूब को देखा था। वो जरा भी तो नहीं बदला था। अचानक इसे ख्याल आया कि मुश्किल से 2 हफ्ते तो उसकी शादी को हुए हैं, जिसको जाने वो कितना अरसा समझ रही थी। इसने गहरी निगाहों से हमाद का जायजा लिया। उसी वक्त इसके जहन में दानियल की तस्वीर उभरी। हमाद इससे बहुत खूबसूरत था। अगर उस वक्त वो किसी से कहती कि वो हमाद और दानियल का मुवाजना कर रही है तो सुनने वाला यकीना इसकी दिमागी सेहत पर शक करता। ये कव्वे और मोरकू मिलाने वाली बात थी। इसने सरहलाकर दानियल की सोचों को अपने तई दूर झटका, मगर इसे खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई। इसका दिल दानियल और हमाद का मुवाजना करता रहा। वो जब भी मसकान के पास बैठा होता इसके चेहरे को तकता रहता और हमाद अपनी आदत के मुताबिक बात करते हुए सरसरी अंदाज में इस पर निगाह डाल लेता था। इसे हमाद की आंखों में वो जज्बा मफकूद नजर आया जो दानियल की आंखों से हर वक्त रोशनी की तरह फूटता रहता था। मुजीब साहब, चाय ही मंगवा लेते। जरूर, कहकर मुजीब ने चपड़ासी बुलाने के लिए बेल दी।
मसकान उठते हुए बोली, आप चाय पिए, मुझे कहीं जाना है। हमाद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम मैडम के पास इतना वक्त कहाँ कि निचले दर्जे के मुलाजिमीन के पास बैठ सकें। वो मुस्कुराई, चंद दिन जनाब, फिर वक्त ही वक्त है। हमाद भी कहा लगाकर हंस पड़ा। ठीक है जनाब, हम भी खुशखबरी के मुंतजिर हैं। यूं भी दूरियों सहना हमारे नसीब में लिखा है। उसी वक्त चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। मुजीब इससे मुखातिब हुआ, एक अच्छी सी चाय ले आओ। जी जनाब, कहकर वो मुड़ा। अचानक मसकान को याद आया कि वो अपनी कार वहीं छोड़ने आई थी। वो चपड़ासी को बोली, अहमद चाचा, चाय रहने दो, और हमाद की तरफ मुतवज्जह हुई। हमाद, वापसी पर चाय पी लेना, मुझे जरा घर तक ड्रॉप कर दो। वो अपनी जगह छोड़ता हुआ बोला, ठीक है मैडम, मगर तमधारी कार भी तो यहीं खड़ी है। मसकान इसकी बात का जवाब दे बगैर दफ्तर से निकल आई। हमाद भी इसके साथ हो लिया। पार्किंग में दाखिल होते हुए वो बोली, मैं कार घर छोड़ने आई थी, फिर मुझे याद आया वहाँ तो नया चौकीदार होगा, किया शनाख्त कराती फिरूंगी। मैं समझ गया था। हमाद ने इस बात में सर हिला दिया। अपनी कार की चाबी हमाद के हवाले करके वो इसके साथ बैठ गई। कार पार्किंग से निकालते हुए हमाद ने तंजिया अंदाज में कहा, बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं मोहतरमा। हमाद, यकीन मानो घर में फारिग बैठी बोर हो रही थी, सोचा कुछ आप टंग ही हो जाएगी। मुझे क्या पता था आप इन चरागपा हो जाएंगे। ये खूब कही, किया मुझसे पूछा नहीं जा सकता था। वो हंसी, शौहर की मौजूदगी में किसी दूसरे से पूछने की क्या तुक है। मसकान ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं समझी। मेरी मजबूरी का मजाक ना उड़ाओ। सूरी हादी, बखुदा मेरे जहन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और याद है ना, मैंने आपको भी शुमाली इलाका जात में हनीमून मनाने का कहा था। आप तो माने नहीं, और दानियाल मान गया। हमाद ने इसके हमतुम से बात उचक की। मसकान ने इस बात में सर हिला दिया। इसमें शक ही किया है। कितनी मन्नतें की थी आपकी? हमाद ने पूछा। याद है, फोन पर तुमने कहा था ये दानियाल की ख्वाहिश थी। ये भी सच है। पहले उसने ख्वाहिश जाहिर की थी और बाद में मैंने सोचा कि घर में फजूल वक्त गुजारने से बेहतर है अपनी ये तमन्ना तो पूरी कर लूं। हमाद साहब तो ना पहले साथ गए और ना बाद में जाएंगे। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब जब वापस आओगी तो तुम्हें ले चलूंगा और पूरा महीना वहां गुजारेंगे। ऐसे कि हमारा ननमीना सा फूल भी हमारे साथ हो गा। मसकान ने खामोशी से सर झुका लिया। इसे याद आया कि दानियाल के कारोबार के बारे तो उसने हमाद को मतला ही नहीं किया। बाद में मालूम होने पर उसने लाजमन शोर करना था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने इरादा बदल लिया। अगर वो पहले बता देती और हमाद उसे मना कर देता तो उसके लिए ये काम करना मुमकिन ना रहता। इसके बरक्स बाद में पता चलने पर वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत खफा होता। दानियल से जनरल सटूर तो वापस ना छीनता। इसे घर के दरवाजे पर उतार कर हमाद वापस मुड़ गया। घर दाखिल होने से पहले उसने अंकल मुजीब को भी फोन करके बता दिया था कि कॉस्मेटिक्स शॉप की खबर उसके शौहर से मख्फी रखे। जानता हूँ बेटी, तुम भी अपने बाप की तरह छपकर नेकी करती हो। थैंक यू अंकल, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। घर का दरवाजा खिला था। वो दस्तक दे बगैर अंदर दाखिल हुई। दानियाल अभी तक नहीं उठा था। आयशा खातून उसे किचन में मसरूफ नजर आई। वो किचन में दाखिल होते हुए बोली, अम्मी, मैं सारे दिन के लिए तो नहीं गई थी कि आपने बावर्ची खाना संभाल लिया। बेटी, फारिग बैठकर भी तो वक्त नहीं गुजरता ना। क्या बना रही हैं? वो पतीली का ढक्कन उठाकर अंदर झांकने लगी। चने की दाल। दानी अब तक सोया है और घर में दाल के अलावा कुछ था नहीं। सोचा यही बना दूं। बहुत अच्छा किया, मुझे चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। बेटी, हम गरीबों को अच्छी ना लगे तब भी यही खाना पड़ती है। अब आप इंशाअल्लाह गरीब नहीं रहेंगी मुंजी। और मैं जरा दानी को जगा लूं। कहते हुए वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। जारी है।